Assalamualaikum dear viewers. Welcome back to Physics with Feroz Shah. I am Feroz Shah, a physics lecturer. आज की जो वीडियो है वो फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 एंगुलर मोशन, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन का लास्ट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह क्या है? तो सैटेलाइट जो है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीएमसी के सिलेबस में भी है, यानी इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनएमडीकेट ईटा स्टूडेंट्स एज वेल, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सैटेलाइट का कंप्लीट वर्जन डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। 100% ऑफ सैटेलाइट पॉइंट्स फॉर एफएससी लेवल एंड फॉर स्टूडेंट रिक्वायरमेंट इस एक लेक्चर में शेयर कर रहा हूं। स्टार्ट करते हैं। सैटेलाइट में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं, तो कंटेंट पहले से मेंशन करूं। पहले मैं सैटेलाइट को डिफाइन करूंगा, डेफिनेशन के बाद फिर मैं सैटेलाइट में मैकेनिज्म पे बात करूंगा। मैकेनिज्म ऑफ सैटेलाइट, मैकेनिज्म ऑफ सैटेलाइट तो बहुत हैं, लेकिन मैं जस्ट 2 क्वेश्चंस आंसर करूंगा इसमें कि सैटेलाइट लॉन्च कैसे होता है और ये जमीन पर गिरता क्यों नहीं है। मैकेनिज्म के बाद फिर आपके कोर्स के मुताबिक ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिस्कस करने के बाद फिर माय डियर स्टूडेंट्स मेरी बातें होंगी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पे इंशाल्लाह हम बात करने वाले हैं, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को डिस्कस करने के बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा वेटलेसनेस, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। वेटलेसनेस इन सैटेलाइट के बाद हमारा नेक्स्ट फैक्टर होगा आर्टिफिशियल ग्रेविटी, आर्टिफिशियल ग्रेविटी इन सैटेलाइट। और आर्टिफिशियल ग्रेविटी इन सैटेलाइट के बाद लास्ट में मैं आपको एप्लीकेशंस ऑफ सैटेलाइट के बारे में बताऊंगा। ये कंप्लीट वर्जन ऑफ सैटेलाइट होगा। उम्मीद है आप बोर नहीं होंगे और आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सैटेलाइट के लिए पहला फैक्टर डेफिनेशन। अगर आप मुझसे कहें कि सैटेलाइट क्या है, सो माय डियर स्टूडेंट माय वर्ड्स विल बी व्हाट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट जो है एक ऑब्जेक्ट होता है, द ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, वो ऑब्जेक्ट जो के अर्थ के गिर्द घूमता है। किस तरह घूमता है? सो इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, यू कैन से कि वो ऑब्जेक्ट जो के अर्थ के गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमता है। किस मकसद के लिए घूमता है? टू कलेक्ट एंड ट्रांसफर, टू कलेक्ट एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मैंने कहा सैटेलाइट का डेफिनेशन कि सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो जमीन के इर्द गिर्द सर्कल में घूमता है, सर्कुलर मोशन करता है, और किस लिए करता है? ताकि एक जगह से इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करें और दूसरी किसी जगह पर उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करें। मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? मतलब यह है कि फर्ज कीजिएगा ये मेरी और आपकी जमीन है, अर्थ। इस अर्थ के इर्द गिर्द लेट मी कंसिडर इट इज अ सर्कुलर ऑर्बिट। फर्ज करें ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है। इस सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट जो है, अगर ये एक सैटेलाइट है तो सैटेलाइट करता क्या है? ये इस सर्कुलर ऑर्बिट में जमीन के गिर्द रिवॉल्व करता है। ये सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और इसका मकसद क्या होता है? मकसद ये है कि ये जमीन के या किसी भी इन्वायरमेंट की किसी भी जगह से इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करता है और इस इंफॉर्मेशंस को किसी और जगह पर ट्रांसफर करता है। सो व्हाट इज सैटेलाइट ऑब्जेक्ट्स? कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें 2 कंडीशंस हैं, 2 शराइत हैं? कौन सी कंडीशंस हैं? ये जमीन के गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा, और डियर स्टूडेंट्स ये इंफॉर्मेशंस के कन्वे करने का काम करेगा। एक जगह से सर्टेन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर करेगा, चाहे वो किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन हो। एप्लीकेशंस में हम डिस्कस करेंगे।
सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने सैटेलाइट के डेफिनेशन की बात की। अब नेक्स्ट जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो कि आपके बुक ने बिल्कुल स्किप किया है, बट स्टूडेंट्स जो होते हैं काफी सफर होते हैं और अक्सर ये सवाल उनके जहन में होता है। एग्जाम्पल्स काफी लोग बताते हैं कि देखो बाल्टी में पानी डालें और जब तक इसे घुमाते हो तब तक पानी आपके सर पे नहीं गिरता, लेकिन जैसे ही बाल्टी ऊपर रोक लेते हो पानी आपके सर पे गिर जाता है। मौत के कुएं की एग्जाम्पल डेथ वेल की देते हैं कि बाइक वाला कुएं में घूमता है तो जब तक वो रोटेट करता है तब तक वो गिरता नहीं, जैसे ही रुक जाए तो गिरेगा। इस तरह के एग्जाम्पल्स से स्टूडेंट जस्टिफाई या सेटिस्फाई नहीं होते। फिर भी जहन में ये क्वेश्चन अपेयर होता है, बिल्ड होता है कि क्यों नहीं गिरता भाई। से तो सीधी सी आसान सी बात है कि जब तक बॉडी घूमेगा तब तक गिरेगा नहीं। क्यों नहीं गिरता, यही रीजन चाहिए हमें कि घूमने के दौरान ये नहीं गिरता, रेस्ट के दौरान ये गिर जाता है। तो वजह क्या है, मैं मैकेनिज्म में आपको वो वजह बताने वाला हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टाइटल about which I am going to talk in satellite is mechanism. Mechanism of satellite में मैं आपको दो सवालों के जवाब दूंगा। पहला क्वेश्चन ये है कि सैटेलाइट लॉन्च कैसे होता है। सैटेलाइट लॉन्च कैसे होता है, सैटेलाइट ऑर्बिट तक पहुंचता कैसे है, ये पहला क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अभी थोड़ी देर बाद आपको देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो मैं आंसर करूंगा मैकेनिज्म में, वो ये है कि व्हाई सैटेलाइट डज नॉट फॉल। सैटेलाइट जो है वो गिरता क्यों नहीं है, वो जमीन पर क्यों नहीं गिरता। व्हाई सैटेलाइट डज नॉट फॉल, इन दोनों सवालों के जवाब देते हैं, डिटेल में देते हैं, इसको मैकेनिज्म बोल देते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन फर्ज करें ये है जमीन, लेट मी कंसिडर इट इज अर्थ। ये उन सब की जमीन है जो इसके ऊपर रहते हैं और जो इसके अंदर रहते हैं। तो अर्थ है जनाब, और इस अर्थ के इर्द गिर्द मैं एक ऑर्बिट ले रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि ऑर्बिट सर्कुलर बनाऊं। थोड़ी सी ठंड भी लग रही है और काफी लेट भी है, जिसकी वजह से शायद मेरे हाथ जो है वो फुल फोकस नहीं हो रहे हैं। खैर है, आप गुजारा करेंगे मेरे साथ। ये है डियर स्टूडेंट एक सर्कुलर ऑर्बिट, अप्रॉक्सीमेट सर्कुलर ऑर्बिट। सो ये एक ऑर्बिट है और हमने सैटेलाइट को यहां बनाया इधर। जाहिरी बात है सैटेलाइट ऑर्बिट में पैदा तो नहीं होता, ना सैटेलाइट लोग ऑर्बिट में बनाते हैं, जमीन के सरफेस में ही बनता है, इधर ही मैन्युफैक्चर होता है। ये स्मॉल बॉडी सैटेलाइट है। उम्मीद है आपको ये पता होगा कि कैलकुलेशंस में अर्थ का मास हमेशा कैपिटल M और किसी भी दूसरी बॉडी का मास स्मॉल m से रिप्रेजेंट होता है। कैलकुलेशन में स्मॉल m आएगा तो इट विल बी द मास ऑफ सैटेलाइट, कैलकुलेशन में कैपिटल M आएगा सो इट विल बी द मास ऑफ अर्थ। डियर स्टूडेंट, ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूं पहले सवाल का जवाब कि सैटेलाइट लॉन्च कैसे होता है, व्हाट इट मींस, सैटेलाइट अपने ऑर्बिट तक पहुंचता कैसे है। तो मैं वो आपको बता दूं, सैटेलाइट को माय डियर स्टूडेंट्स रॉकेट के जरिए ऑर्बिट तक पहुंचाया जाता है। सैटेलाइट को रॉकेट के जरिए ऑर्बिट तक पहुंचाया जाता है। रॉकेट के जरिए इस सैटेलाइट को सिलेक्टेड ऑर्बिट पहले से कैलकुलेशन के मुताबिक सिलेक्ट हुआ है कि इतने फासले, इतने हाइट पर हमने इस सैटेलाइट को रिवॉल्व करना है। तो रॉकेट के जरिए सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट तक पहुंचाया जाता है। फिर रॉकेट से अभी ये कनेक्टेड होता है, सैटेलाइट अभी रॉकेट के साथ कनेक्टेड होता है और इसे रिलीज नहीं करता। फिर इस रॉकेट से साथ कनेक्ट होने के दौरान इस सैटेलाइट को सिलेक्टेड ऑर्बिट में कई रोटेशंस दिए जाते हैं, एक पार्टिकुलर स्पीड तक पहुंचाया जाता है। हर स्पीड पर सैटेलाइट रिलीज नहीं होता, एक स्पेसिफिक स्पीड होता है, उस स्पीड पर जाकर सैटेलाइट को रिलीज किया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सैटेलाइट रिवॉल्व करता है, रॉकेट इसको घुमाता है, खुद रिवॉल्व नहीं करता, रॉकेट के साथ कनेक्ट होकर सैटेलाइट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। एक चक्कर, दो चक्कर, रिक्वायर्ड स्पीड, जैसे ही रिक्वायर्ड स्पीड
जो वैल्यू कैलकुलेट होती है, कहां से कैलकुलेट होती है, ऑर्बिटल स्पीड में हम पढ़ेंगे। तो ऑर्बिटल स्पीड के वैल्यू तक जब पहुंच जाए तो उस वक्त सैटेलाइट को रॉकेट से आजाद किया जाता है। यानी रॉकेट जो है इसको फोर्स किया जाता है कि रिलीज करो सैटेलाइट को, और सैटेलाइट मुकर्ररा ऑर्बिट तक पहुंच जाता है। दिस फैक्ट इज कॉल्ड लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट लॉन्च हो चुका। सैटेलाइट कैसे लॉन्च होता है आप समझ गए हैं। अब हमारा वो सैटेलाइट जिसको आपने सरफेस ऑफ अर्थ पर बनाया था, अब वो अपने सिलेक्टेड ऑर्बिट तक पहुंच चुका है। लेकिन एक बात का आप ध्यान दें, एक बात की तरफ आप फोकस करें कि सैटेलाइट रिलीज हुआ लेकिन रेस्ट में रिलीज नहीं हुआ, बल्कि ये टेंजेंशियल फॉर्मेट में एक पार्टिकुलर मोशन करता है। एक पार्टिकुलर मोशन करते हुए रॉकेट ने इसको रिलीज किया, रेस्ट में रिलीज नहीं किया। अब ये सेकंड आंसर सुने। सेकंड आंसर कि व्हाई सैटेलाइट डज नॉट फॉल। जब रॉकेट ने सैटेलाइट को रिलीज किया तो ये जमीन पर क्यों नहीं गिरा? इसकी वजह है, वो वजह मैं एक्सप्लेन करूंगा और उम्मीद है कि आप उसको सही समझोगे। इसका आसान आंसर जो मैं यूं कहूं कि जान छुड़ाने वाला आंसर है, और वो ये है कि जब तक बॉडी घूमता रहेगा तब तक ये नहीं गिरता रहेगा। जैसे बाल्टी में पानी घुमाओ, जब तक घुमाते हो तब तक आपके सर पे नहीं गिरेगा, अगर रोक ली तो बाल्टी से सारा पानी आपके सर पे गिरेगा। ये क्यों ऐसा होता है? यही सही आंसर है, सही बेसिक आंसर है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। आंसर इस सेकंड क्वेश्चन का मैं व्हाई सैटेलाइट डज नॉट फॉल माय डियर स्टूडेंट्स, इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं 3-4 मिनट में। आप जानते हैं कि फोर्स क्या करता है, तो आप मुझसे कहेंगे कि सर फोर्स चेंज लाता है। क्या करता है? चेंज लाता है। इस पॉइंट को गौर से समझे तो आपको मेरा आंसर काफी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। यानी जहां पर फोर्स होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जहां फोर्स होता है तो वहां कोई ना कोई चेंज जरूर आता है। When there is some net force, there must be some change. चेंज तो होगा। अब हम मोशंस की बात करते हैं, शेप में चेंज की बात नहीं करते, साइज में चेंज की बात नहीं करते, हम मैकेनिक्स की बात करें, मोशंस की बात करें। तो मोशन में जो चेंज होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये 3 तरह के होते हैं। चेंजेस 3 तरह के होते हैं। या चेंज इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज होगा, यानी फोर्स मोशन में इंक्रीज ला सकता है। इनकार कौन कर सकता है? वाकई में फोर्स मोशन में इंक्रीज लाता है। और आप जानते हैं कि फोर्स मोशन में डिक्रीज भी ला सकता है। और ये भी याद रखें कि इंक्रीज डिक्रीज के अलावा भी एक चेंज है, और वो है चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में जो चेंज है वो भी फोर्स ही की वजह से आता है। मैं इस तरफ जा रहा हूं, आप देखते जाए, मैं मूव कर रहा हूं, मैं एक मोशन में हूं। मुझ पर लगने वाला फोर्स 3 में से एक चेंज जरूर लाएगा। मुझ पर नेट फोर्स 3 में से एक चेंज लेके आएगा। या वो मेरा मोशन इंक्रीज करेगा, या वो मेरा मोशन डिक्रीज करेगा, और या वो मेरे मोशन के डायरेक्शन में चेंज लाएगा, वैल्यू में चेंज नहीं लाएगा। वो फोर्स क्या क्या होंगे? इट डिपेंड्स अपॉन एंगल विद मोशन। फोर्स आपके मोशन के साथ एंगल कौन सा बनाता है? तो 3 कैटेगरीज है माय डियर इंडियन स्टूडेंट्स। याद रखें कि वो फोर्स जो मोशन में इंक्रीज वाला चेंज लाता है, उसका एंगल, कीप इन योर माइंड, द एंगल मस्ट बी लेस देन 90। जिस फोर्स का एंगल 90 से कम हो मोशन के साथ, वो हमेशा मोशन में इंक्रीज लाता है। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये डिक्रीज वाला काम वो फोर्स करेगा जिसका एंगल ग्रेटर देन 90 हो। जिसका एंगल 90 से ज्यादा बन जाए वो मोशन में डिक्रीज का सबब बनता है। तो देखो, एंगल 90 से कम फोर्स मोशन में इंक्रीज वाला चेंज लाएगा, एंगल 90 से ज्यादा फोर्स मोशन में डिक्रीज वाला चेंज लाएगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, चेंज इन डायरेक्शन सिर्फ वो फोर्स लाएगा जिसका एंगल एग्जैक्ट 90 हो। 90 से एंगल ना कम हो ना ज्यादा। तो याद रखना, ये फोर्स
किसी भी मोशन की वैल्यू में ना इंक्रीज ला सकता है ना डिक्रीज ला सकता है, और ये सिर्फ और सिर्फ हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदलेगा, हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदलेगा, इंक्रीज डिक्रीज नहीं लाएगा। अब आते हैं सैटेलाइट की तरफ। जब रॉकेट ने सैटेलाइट को टेंजेंशियल मोशन दे दिया तो इस मोशन में दो चीजें हैं, सैटेलाइट के इस मोशन में वैल्यू भी है और सैटेलाइट के इस मोशन में डायरेक्शन भी है। अब आते हैं जमीन का फोर्स, वेट, ग्रेविटी। ग्रेविटी इस सैटेलाइट पर लग रहा है तो एंगल देखेंगे, एंगल फैसला करेगा। अगर ये एंगल डियर स्टूडेंट्स, अगर ये एंगल ऑफ फोर्स 90 से कम हुआ तो वैल्यू भी इंक्रीज होगी इससे, और अगर ये एंगल 90 से ज्यादा हुआ तो वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर एग्जैक्ट 90 हुआ तो सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आएगा, वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप प्लॉट करें तो आपको देखने को मिलेगा कि जमीन का सेंटर इस सैटेलाइट को अपनी तरफ खींचेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स या जमीन के अट्रैक्शन या ग्रेविटी या वेट, आप इसे ग्रेविटी कहो आप इसे वेट कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल। हालांकि वेट और ग्रेविटी में फर्क है, बट यू कैन कॉल इट ग्रेविटी इज वेट। तो ग्रेविटी इसको नीचे बुला रहा है, फोर्स है ग्रेविटी, और ये मोशन इसका इस तरफ है। तो आप देखिए दोनों के दरमियान एंगल एग्जैक्ट 90 बनता है। लिहाजा ग्रेविटी इस टेंजेंशियल मोशन करती हुई बॉडी पर सिर्फ डायरेक्शन में चेंज का काम करेगा, बाकी ये इसको गिराएगा नहीं, इसकी वैल्यू ऑफ मोशन को कम ज्यादा नहीं करेगा। एक और भी जहन में याद रखें कि ये बॉडी पर ग्रेविटी नीचे है, और आप सोच रहे होंगे कि सर ये बॉडी ग्रेविटी की वजह से नीचे क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इसमें बैक वक्त दो इफेक्ट्स हैं, एक इसके अपने मोशन का इफेक्ट, एक ग्रेविटी का इफेक्ट। तो ये बॉडी ना सिर्फ मोशन की तरफ जा सकता है ना ग्रेविटी की तरफ। आसान सी बात है, अगर ये मोशन ना होता, अगर ये मोशन ना होता और ये बॉडी रेस्ट में होती तो इस तरफ ले जाने वाला कोई ना होता और ग्रेविटी इसको गिरा देती है। यही वजह है कि जो बॉडी रेस्ट में हो, देखो ये मार्कर रेस्ट में है, अगर मैं इसको रिलीज करूंगा तो ग्रेविटी से अपनी तरफ ले जाएगा क्योंकि और कोई फोर्स नहीं है। लेकिन अगर ये ग्रेविटी ना हो और इसमें आगे का मोशन हो तो मोशन इसको आगे ले जाएगा, बट बैक वक्त अगर कोई इसको आगे ले जाना चाहता है, कोई इसको नीचे लाना चाहता है, तो ना ये सिर्फ इसकी बात मानेगा ना सिर्फ इसकी बात मानेगा, दरमियान वाला ट्रैक इस्तेमाल करेगा। और उसी बात पे आते हैं कि 90 डिग्री है तो दरमियान वाला ट्रैक मीन के सिर्फ क्या चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। एग्जाम्पल भी आपको दे सकता हूं, आई एम आंसरिंग कि सैटेलाइट जमीन पर वापस क्यों नहीं गिरता, इसका आंसर आपके नाम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करो यहां एक बंदा है, ये एक बंदा है और इधर एक बंदा खड़ा है। इमेजिनेट प्लीज, ये एक बंदा इधर खड़ा है, इसके हाथ में रस्सी है और इसके हाथ में रस्सी है, और ये बंदा इस रस्सी को अपनी तरफ खींचता है, तो आप जानते हैं कि ये बंदा इसकी तरफ आएगा, आएगा डेफिनेटली आएगा। अब एक और स्टेप देखें, सिर्फ इसने खींचा तो इस तरफ आएगा। अब ये बंदा रस्सी छोड़ गया, कहा जाओ मड़ा अपना काम करो, मुझे और भी काम है। लेकिन यहां एक बंदा आ गया, अब ये इस रस्सी को खींच रहा है, इसने रस्सी खींची तो ये बंदा सिर्फ इसकी तरफ आएगा, डेफिनेटली ऐसा होगा और आप सब जानते हैं जब इसने रस्सी खींची इधर आएगा। अब एक केस और ले लेते हैं कि अगर दो रस्सियां हो और इस बंदे ने दो रस्सियां पकड़ी हो और एक रस्सी ये खींच रहा है और एक रस्सी ये खींच रहा है, तो आप गौर करें, क्या ये बंदा सिर्फ इसकी तरफ आएगा? हरगिज नहीं। ये बंदा सिर्फ इसकी तरफ आएगा? हरगिज नहीं। सिर्फ ये खींच रहा था तो इधर आ रहा था, सिर्फ ये खींच रहा था तो इधर आ रहा था। अब दोनों खींच रहे हैं तो सब जानते हैं कि ये दरमियान वाला रास्ता इख्तियार करेगा, ये बंदा इस तरफ धक्का खाएगा। और वजह क्या है? क्योंकि देखो इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं और इस फोर्स के भी दो कंपोनेंट्स हैं, ये वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, दरमियान वाले कंपोनेंट्स की वजह से इधर आता है। यही केस है कि सैटेलाइट को रेस्ट में रिलीज नहीं किया। अगर रेस्ट होता तो इधर ले जाने वाला ना होता, जब इधर ले जाने वाला ना होता तो ग्रेविटी इसको गिरा देता है, इसीलिए रेस्ट वाली बॉडीज गिर जाती हैं। और अगर ये ग्रेविटी ना होता, सिर्फ ये मोशन होता तो मोशन इसको दूर ले जाता। लेकिन एक इस तरफ खींच रहा है, एक इस तरफ खींच रहा है,
तो ना ये इधर आएगा ना इधर आएगा, दरमियान वाला पाथ एडॉप्ट करेगा। सो एंगल 90 से भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दे दिया कि चूंकि यहां एंगल 90 डिग्री बन रहा है और 90 डिग्री पर जो फोर्स होगा वो हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज करेगा, जिसकी वजह से सैटेलाइट ना इधर आ सकता है ना इधर, और हर पॉइंट पर अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। दूसरा मैकेनिज्म कि ग्रेविटी इसको इधर लाना चाहता है, अगर सिर्फ ग्रेविटी होता, ये ना होता तो बॉडी इधर आ जाती, इसीलिए रेस्ट वाली बॉडीज गिर जाती हैं। और मोशन इसको अपने साथ इस तरफ ले जाना चाहता है, इनर्शिया कहें या इफेक्ट ऑफ इनर्शिया इधर ले जाना चाहता है, लेकिन अगर सिर्फ ये होता, ग्रेविटी ना होता तो सैटेलाइट इधर चला जाता। लेकिन दोनों की वजह से सैटेलाइट ना इसकी बात मानता है ना इसकी बात, इन बिटवीन रास्ता अडॉप्ट करता है। और होता क्या है कि सैटेलाइट इधर से टर्न करके इधर आ जाता है, देखो डायरेक्शन चेंज। अब सैटेलाइट का मोशन इसे इस तरफ बुला रहा है, ग्रेविटी इस तरफ बुला रहा है, वंस अगेन द एंगल इज 90, जिसकी वजह से सैटेलाइट एक बार फिर डायरेक्शन चेंज करता है और इस तरफ जाने की कोशिश करता है। अब इसका मोशन इसे इस तरफ ले जाना चाहता है, जबकि वेट या ग्रेविटी इस तरफ है, वंस अगेन एंगल इज 90, और यही वजह है कि सैटेलाइट एक बार फिर अपना डायरेक्शन चेंज करता है और अब सैटेलाइट का मोशन इस तरफ हो जाता है और वेट इसका इस तरफ है, वंस अगेन एंगल इज 90, और वंस अगेन एंगल 90, तो एक बार फिर इसका मोशन का डायरेक्शन चेंज होता है और अब सैटेलाइट इस तरफ जाना चाहता है जबकि वेट इस तरफ है, वंस अगेन द एंगल इज 90, फिर ये टर्न करता है, डायरेक्शन बदलता है और डायरेक्शन बदलने की वजह से इसका मोशन इस तरफ हो जाता है। और माय डियर स्टूडेंट, सैटेलाइट का ग्रेविटी इस तरफ है तो 90 मीन कि एक बार फिर ये डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर ये इस तरफ जाना चाहता है, वेट इस तरफ 90, फिर डायरेक्शन चेंज करेगा, ये इस तरफ जाना चाहता है, वेट इधर 90, फिर डायरेक्शन चेंज करेगा, ये इस तरफ जाना चाहता है, वेट इस तरफ 90, फिर डायरेक्शन चेंज करेगा, और इस तरह ये हमेशा सर्कुलर ट्रैक पर होता है। और सर्कुलर ट्रैक बन जाने की वजह से हम कहते हैं कि ग्रेविटी ने सेंट्रीपिटल फोर्स का काम किया, क्योंकि जो फोर्स बॉडी को, मूविंग बॉडी को सर्कुलर ट्रैक पर रखे, दैट फोर्स प्ले द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये था मैकेनिज्म डियर स्टूडेंट। मैकेनिज्म में मैंने आपको डिटेल से समझाने की कोशिश की, सैटेलाइट लॉन्च कैसे होता है और ये वापस जमीन पर गिरता क्यों नहीं है, ये दोनों बातें आप समझ गए हैं। माय नेक्स्ट टाइटल ऑफ द टॉपिक, इसमें नेक्स्ट टाइटल क्या है वो अभी आप देखिएगा। नेक्स्ट मैं डिस्कस करने वाला हूं ऑर्बिटल स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक है इसका ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड क्या है, किन चीजों पे डिपेंड करता है, 4-5 मिनट की बात इस पे कर लेते हैं। व्हाट इज ऑर्बिटल स्पीड डियर स्टूडेंट्स? सो आई हैव टू राइट द स्पीड विद विच सैटेलाइट revolves in its orbit। सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में जिस स्पीड के साथ घूमता है उस स्पीड को बोलते हैं डियर स्टूडेंट ऑर्बिटल स्पीड, v से डिनोट होता है। क्या मतलब है? फर्ज कीजिएगा ये वही रुए जमीन है, अर्थ कहें, मैं सिर्फ कैपिटल M लिखूंगा, आप कैपिटल M मीन की ये जमीन है, जमीन का सेंटर, और ये है वो ऑर्बिट जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, बस जैसा भी बन रहा है आप एक्सेप्ट करें। और ये वो सैटेलाइट है जो इस ऑर्बिट में स्पीड v के साथ घूमता है। आप बता सकते हैं अब कि सैटेलाइट का स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होगा? आप कहें हरगिज नहीं। मैं कहूंगा रीजन क्या है? आप कहें सर इसलिए क्योंकि सैटेलाइट पर जो फोर्स लगता है वो मोशन के साथ परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर फोर्स सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता, तो सैटेलाइट का स्पीड कांस्टेंट होता है। ये जो स्पीड है, इसी स्पीड को नाम दिया गया है ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला डिराइव करना है। फार्मूले से पहले सेंटर से सैटेलाइट या ऑर्बिट तक जो फासला है, इट इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। अब मैं ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला डिराइव करूंगा, इस थोड़ी सी जगह में ही ये डिराइव हो जाता है, छोटा सा काम है इसमें, आप देखिएगा। एज वी नाउ दैट, मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, एज वी नाउ दैट जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। ग्रेविटी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्यों करता है?
तो कई आंसर दे सकते हो। पहला आंसर, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट को सर्कल में रहने पर मजबूर करता है और ग्रेविटी इस मूविंग सैटेलाइट को सर्कल में रहने पर मजबूर करता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ। सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होता है और ग्रेविटी भी यहां सैटेलाइट की वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ डायरेक्शन में चेंज लाता है, वैल्यू में इंक्रीज डिक्रीज नहीं लाता, और यहां सैटेलाइट के वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा, ग्रेविटी की वजह से सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का नेटवर्क जीरो होता है और ग्रेविटी का भी सैटेलाइट पर नेटवर्क जीरो होता है। ये आप थोड़ा पीछे कर ले 2 मिनट और दोबारा सुने, मैंने आपको 4 या 5 रीजन बताए कि व्हाई ग्रेविटी प्ले द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सैटेलाइट। सो ठीक है, बस काफी है। ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं ग्रेविटी लिख रहा हूं लेकिन मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट लिखना चाहिए, आप ठीक किया करें। ग्रेविटी इज इक्वल टू, ग्रेविटी का मैथमेटिकल फॉर्म है Gm1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्म आपने पढ़ा है mv स्क्वायर ओवर r, ये आप सब जानते हैं। लेकिन m1 बॉडी 1 इज मास ऑफ अर्थ और m1 जो है यहाँ कैपिटल M है, जबकि m2 जो है वो स्मॉल m है, यानी m2 मास ऑफ सैटेलाइट और m1 मास ऑफ अर्थ। सो मैं लिखूंगा g की जगह g, m1 की जगह कैपिटल M, m2 की जगह स्मॉल m, ये रेडियस स्क्वायर, ये स्मॉल m v स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस। जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करें तो एक r को ठिकाने लगा देगा। ये स्मॉल m और स्मॉल m क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। फर्दर मोर माय डियर स्टूडेंट्स, आप ऑर्बिटल स्पीड मालूम कर रहे हो तो ये इसके बराबर है और इसके बराबर है। इक्वेशन में आपके पास आया v स्क्वायर, में इसको पहले लेकर इसको बाद में, तो g मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय r, टेकिंग रूट ऑन बोथ हैंड साइड, दोनों अतराफ का रूट ले लीजिएगा। रूट से ये स्क्वायर रूट कैंसिल एंड द ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट g कैपिटल M डिवाइड बाय r, g कैपिटल M डिवाइड बाय r। अच्छा जनाब, ऑर्बिटल स्पीड आप समझ चुके हैं। ऑर्बिटल स्पीड का इक्वेशन आया, कुछ जरूरी बातें आपके साथ शेयर करूं। इस ऑर्बिटल स्पीड में v इज इक्वल टू अंडर द रूट gm डिवाइड बाय r, कौन सी चीज क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये g जो है आप जानते हैं 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ अर्थ की वैल्यू है 6.018 10⁻24 kg। और कांस्टेंट, कहना क्या चाहता हूं कि दोनों कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट मीन के आई वांट टू से दे आर फिक्स्ड क्वांटिटीज, ये फिक्स्ड क्वांटिटीज हैं डियर इंडियन स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन ऑर्बिट का सारा दारोमदार किस चीज पर है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट पर है। और यहां से हमें पता चला, देखो इनवर्स में आ रहे हैं, यहां से हमें पता चला पता ये चला डियर स्टूडेंट्स कि अगर ऑर्बिट का रेडियस जितना ज्यादा होगा तो उसमें घूमने वाला, उस ऑर्बिट में रोटेट करने वाला, रिवॉल्व करने वाला सैटेलाइट का स्पीड उतना ही कम होगा। और अगर रेडियस ऑफ ऑर्बिट कम होगा तो स्पीड ऑफ सैटेलाइट जो है वो ज्यादा होगा। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं आपकी इजाजत से, ऑर्बिटल स्पीड पर एक दो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइटल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये प्रैक्टिकली जस्टिफाई हो सकता है। प्रैक्टिकली जस्टिफाई कैसे हो सकता है, यानी ऑर्बिट बड़ा होगा तो स्पीड स्लो होगा, ऑर्बिट छोटा होगा तो स्पीड ज्यादा होगा। कैसे, आप खुद अभी घर में डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो। फर्ज करें ये आप हैं, सही है, देखो क्या लाल लाल बना दिया मैंने आपको। माय डियर स्टूडेंट, ये आपके हाथ हैं, ठीक है। फिर ऐसा करें, एक बाड़ी ले लें, इस तरह का एक मार्कर ले लें और तार लेने, हल्का सा तार लेने, 2-3 फुट का तार लेने, इसके साथ बांध दें। तो आप ऐसा करें कि छोटा सा तार बांधे एक बाड़ी के साथ, बांध दिया, फिर अपनी पूरी कुव्वत से इसको घुमाएं। आप देखेंगे कि आप इसको जिस सर्कल में घुमा रहे हो, फिलहाल उस सर्कल का रेडियस कम है, उस सर्कल का रेडियस कम है और आप इसे घुमाओगे, लेकिन आप इतना तेज घुमाओगे, इसका स्पीड बहुत ज्यादा है, स्पीड बहुत ज्यादा होगा।
आप छोटे तार में बॉडी बांधकर अपने सर के ऊपर बहुत तेज घुमा सकते हो, लेकिन माय डियर स्टूडेंट, ये वही आप हैं। अब आपका रंग बदल गया, इसलिए कह रहा हूं ज्यादा ना घुमाएं। और फिर आपने एक लंबा तार उसी बॉडी में, बॉडी चेंज नहीं करनी, आपने उसी बॉडी में एक लंबा तार बांधा और अब आप पूरी कुव्वत से इस लंबे तार के जरिए बॉडी को सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हो। जितनी ताकत लगा सकते हो लगाओ, लेकिन अब आप इस बॉडी को उस स्पीड तक नहीं पहुंचा सकोगे, नेचुरल फैक्ट, क्योंकि अब ऑर्बिट का रेडियस क्या हो गया है, ज्यादा। तो अब रिवॉल्यूशन का जो स्पीड होगा वो डेफिनेटली उसके मुकाबले में कम होगा। दूसरा एग्जांपल, ये तो आप खुद करोगे, नेचुरल एग्जिस्टिंग एग्जांपल आपको देता हूं माय डियर स्टूडेंट्स। वो ये है कि ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का। आप जाकर हाइड्रोजन के एटम का रिसर्च करें तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा है, फास्ट रिवॉल्व करता है। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर सेकेंड ऑर्बिट में जाता है तो इसका स्पीड नेचुरली क्या हो जाता है, कम हो जाता है डियर स्टूडेंट। इट मीन इलेक्ट्रॉन जितने हायर ऑर्बिट में जाता है उसका स्पीड कम होता है। डेफिनेटली यही बात सैटेलाइट में भी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, कि जितना बड़े ऑर्बिट में घुमाओगे उतना ऑर्बिटल स्पीड कम होगा, जितना छोटे ऑर्बिट में घुमाओगे उतना ऑर्बिटल स्पीड ज्यादा होगा। अब मैं ऑर्बिटल स्पीड पर एक दो एमसीक्यूज करता हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइटल की तरफ जाएंगे। पहला क्वेश्चन सैटेलाइट के लिए कुछ कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आपके नाम। द फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहूं दैट देयर आर टू सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग in an orbit of masses m and 3m. Masses m and 3m, there the ratio of their speeds, तो उनके स्पीड्स का जो रेशो है वो क्या होगा? ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी 1:3, ऑप्शन सी 3:1 और ऑप्शन डी ऑल पॉसिबल। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि फर्ज करो ये है जमीन, कैपिटल एम लिखूंगा, जमीन होगी, और फर्ज करो इसके इर्द गिर्द ये एक ही ऑर्बिट है और इस एक ऑर्बिट में दो सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं। एक सैटेलाइट का मास m है और एक सैटेलाइट का मास 3m है। फर्ज करो इसका ऑर्बिटल स्पीड है v1 और इसका ऑर्बिटल स्पीड है v2, तो इन दोनों स्पीड्स का रेशो क्या होगा? v1/v2 का रेशो क्या होगा? आप बताएं। तो अभी अभी आपने ऑर्बिटल स्पीड का इक्वेशन डिराइव किया, v =√gm/r, लेकिन गलती मत करें, ज्यादातर स्टूडेंट यहां m की जगह पहली बार m ले लेते हैं और दूसरी बार 3m ले लेते हैं, और मैं इस रेशो को 1:√3 बना लेता हूं ताकि गलत आंसर मौजूद हो, यहां धोखा खाने वाला आंसर। तो जब आप इसको 3 लोगे तो ये बन जाएगा √3 टाइम्स और ये बन जाएगा 1 टाइम, तो 1/√3 बनेगा अगर इधर मास आप m और 3 इनपुट करोगे। लेकिन आपने धोखा नहीं खाना, ये m जो है इट इज मास ऑफ अर्थ, it is not the mass of satellite. The orbital speed depends upon mass of planet. It does not depends upon the mass of satellite. Planet में और satellite में क्या फर्क है? जो रिवॉल्व हो रहा है वो सैटेलाइट है और जिसके गिर्द रिवॉल्व हो रहा है वो प्लैनेट है। ऑर्बिटल स्पीड घुमाने वाले पे डिपेंड करता है, घूमने वाले के मास पे डिपेंड नहीं करता। तो ऐसा ना हो कि आप इधर m और 3m पुट करें, नहीं, ये मास ऑफ अर्थ है और ये दोनों के लिए सेम है। और याद रखना, ऑर्बिटल स्पीड डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ सैटेलाइट।
ये मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता जब तक ऑर्बिट सेम होगा, ऑर्बिटल स्पीड सेम होगा, क्योंकि जी भी सेम है, मास ऑफ अर्थ भी सेम है, ऑर्बिट सेम मीन के रेडियस भी सेम, तो दोनों के लिए आंसर सेम आएगा। और सेम चीजों का जो रेशो होता है वो होता है 1:1। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन ए। एक और क्वेश्चन आपके लिए, और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है कि फॉर अ सैटेलाइट, अब एक सैटेलाइट की बात कर रहा हूं, फॉर अ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है। फॉर अ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट व्हिच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, कौन सी क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट होती है, आप बताएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट ऑप्शन मोमेंटम, द सेकंड ऑप्शन वेलोसिटी, द थर्ड ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी एंड द फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। सो यकीन करें ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो रिस्पांस मैं देखता हूं लाइव मेरे सामने जो बैठते हैं, तो जनाब उन स्टूडेंट्स का मेजॉरिटी का आंसर होता है ऑल ऑफ दीज। तो याद रख के एक नोट आपके नाम करता हूं, क्या याद करोगे, और वो नोट ये है कि सर्कुलर मोशन में कोई भी लीनियर वेक्टर कांस्टेंट नहीं होता। सर्कुलर मोशन में कोई भी लीनियर वेक्टर कांस्टेंट नहीं होता। ये सेंटेंस आप जूम करके देख रहे, अगर आपको सही नजर ना आ रहा हो बट इंशाल्लाह नजर आएगा। सर्कुलर मोशन में कोई भी लीनियर वेक्टर, एंगुलर वेक्टर की बात नहीं कर रहा, लीनियर वेक्टर की बात कर रहा हूं, कांस्टेंट नहीं होता। क्यों कांस्टेंट नहीं होता? क्योंकि इनका जो डायरेक्शन होता है वो मुसलसल चेंज हो रहा होता है। लीनियर वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होता है। मोमेंटम इसलिए कांस्टेंट नहीं है, एक ही ऑर्बिट में एक ही सैटेलाइट है, तो लोग कहते हैं सर स्पीड भी ऑर्बिट में कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो फिर तो ये कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन नहीं, मोमेंटम की वैल्यू कांस्टेंट होगी, मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में मोमेंटम मुसलसल अपना डायरेक्शन बदलता है। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फॉर अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट कांस्टेंट है, यानी स्पीड कांस्टेंट है, बट माय डियर स्टूडेंट इसका डायरेक्शन बदलता है और डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी स्केलर है और 1/2 भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है और स्पीड भी कांस्टेंट है, या वेलोसिटी का स्क्वायर भी कांस्टेंट है। सो दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्शन होता ही नहीं और वैल्यू कांस्टेंट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, काइनेटिक एनर्जी एक सैटेलाइट के लिए ऑर्बिट में कांस्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑर्बिटल स्पीड के बारे में क्वेश्चन नंबर 3 है, और वो ये है क्वेश्चन नंबर 3, what will be the change in orbital speed, what will be the change in orbital speed if a satellite is shifted from orbit 4r to r, from orbits 4r to r, एक दो ऑर्बिट्स है, 4r उसका रेडियस था, वहां से सैटेलाइट r ऑर्बिट में ट्रांसफर किया गया, तो बताएं व्हाट विल बी द चेंज इन ऑर्बिटल स्पीड। ऑप्शन ए में ड्रा करूंगा, ऑप्शन ए डियर स्टूडेंट it is V, option B it will be 2V, option C it will be dear students it will be 3V, और ऑप्शन डी इट विल बी 4V। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। ये जमीन कैपिटल M मास ऑफ अर्थ रिप्रेजेंट्स अर्थ, इधर एक ऑर्बिट था, यहां एक ऑर्बिट था, और ये एक ऐसा ऑर्बिट था कि इस ऑर्बिट का जो रेडियस था, इस ऑर्बिट का जो रेडियस था वो 4r था। कितना था? 4r। इसमें एक सैटेलाइट घूम रहा था और उसका जो स्पीड था वो v था, स्पीड उसका v था। अचानक आपने इस सैटेलाइट को एक ऐसे ऑर्बिट में शिफ्ट कर दिया कि जिसका रेडियस जो है वो r है,
जिसका रेडियस r है, और इधर v था, इधर जो स्पीड है वो v डैश है। सो बताएं व्हाट विल बी द चेंज इन ऑर्बिटल स्पीड। सो आप मुझसे कहेंगे कि सर स्पीड ऑफ सैटेलाइट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ रेडियस। ऐसा ना हो रूट भूल जाए, जो रूट भूल गए वो सब कुछ भूल गए। सो रेडियस पर रूट है। फिर मुझसे कहें कि सर जब ऐसा है कि ये r है, अगर ये r है तो ये स्पीड कितना होगा, जबकि ये 4r ले लेते हैं। अगर ये 4r है, बहुत आसान है, अगर ये 4r है तो ऐसा कर लेते हैं कि इसको v डैश कर देते हैं और इसको v, मैंने कहा ऑर्बिट्स 4r से r यानी रेडियस कम कर गया, स्पीड ज्यादा, ठीक है। ये 4r है, 4 टाइम्स ऑफ r का स्पीड है v, या r का स्पीड है v, ऐसा ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा कि r to 4r, r to 4r या 4r to r ही सही है। क्वेश्चन में मैं चाहता हूं कैलकुलेशन कम से कम कर दूं, लेकिन खैर v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ r डियर स्टूडेंट्स। अब ऐसा कर लेते हैं कि जब रेडियस r है तो स्पीड v है, और जब 4r है तो ये v डैश है। कितना है v डैश है, बहुत आसान हो जाएगा। अब आप देखिए ये r है तो ये v है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट, 1 की जगह 1, रूट की जगह रूट। अगर मैं r को 4r कर दूं, इमेजिन इट, r पर ये v है या 4r पर ये है v डैश और v में क्या फर्क होगा? तो आप मुझे कहेंगे सर 4 का जो रूट है वो 2 बनता है, और ये 2 जो है देखो रेडियस 4 टाइम बढ़ गया, रेडियस 4 टाइम बढ़ गया, तो माय डियर स्टूडेंट्स 4 का रूट 2 आता है, तो ये बढ़ गया और ये 2 टाइम कम हो गया। समझ गए हैं? अगर नहीं समझे, मैं लफ्ज अच्छे या सिंपल ढूंढना चाहता हूं, क्वेश्चन अच्छा है लेकिन कैलकुलेशन के लिए लफ्ज आसान ढूंढना चाहता हूं। स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ रेडियस, मुझे लफ्ज मिल गए। अगर रूट ऑफ रेडियस के साथ इनवर्सली है, इट मीन के रेडियस 4 टाइम बढ़ेगा। अब लफ्ज मिल गए, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अगर रेडियस 4 टाइम बढ़ेगा तो इनवर्स रिलेशन मीन कि ये कम होगा ना, और कम मीन कि ये डिवाइड होगा। अगर ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये डिवाइड होगा, लफ्ज मिल गए स्टूडेंट, ये डिवाइड होगा। बट किस पे डिवाइड होगा? रूट की वजह से ये 4 पे डिवाइड नहीं होगा, 4 के रूट पे डिवाइड होगा, बट 4 का रूट होगा 2। तो यूं कहो ना कि जब रेडियस 4r है तो स्पीड v/2 है। स्पीड क्या है? स्पीड v/2 है। और माय डियर स्टूडेंट्स अब देखें, r पर स्पीड v है और 4r पर स्पीड v/2 है। 4r पर स्पीड कितना है? v/2। लेकिन मुझसे इनमें चेंज मांगा है, व्हाट विल बी द चेंज इन ऑर्बिटल स्पीड। सो आप कहें सर चेंज इन ऑर्बिटल स्पीड 4r से r में जाने का मतलब है कि v/2 से v पे गए हो, तो जो चेंज आया है वो v माइनस v/2 होगा, एंड डेल्टा v इज इक्वल टू v/2। और मैंने v/2 नहीं लिखा क्योंकि अभी आपके सामने क्वेश्चन बनाया, अभी आपके सामने सॉल्व किया, तो ये v है, ये 2v है, इसको 2v के बजाय v/2 कर दें, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर फर्ज करो समझ नहीं आए तो आपके पास ऑप्शन है, थोड़ा सा रिवाइंड करें, इन लफ्जों का सहारा ले, आप सॉल्व कर लोगे। मैथमेटिकल में आप पंच जाओगे, मैं डेटा चेंज नहीं करना चाहता क्योंकि जो बन गया सो बन गया। आप इन लफ्जों को देखें और फिर इनका डिफरेंस निकालें, यू विल फाइंड इट, द आंसर इज v/2। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टाइटल की तरफ जाएंगे। द नेक्स्ट टाइटल इज, जो नेक्स्ट टाइटल है सैटेलाइट में वो क्या है वो भी आप देखिएगा। मैकेनिज्म हो गया, ऑर्बिटल स्पीड हो गया। नाउ माय नेक्स्ट टाइटल इन सैटेलाइट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं, कौन से सैटेलाइट होते हैं? बहुत आसान सी बात है, बहुत इजी बात है, और वो है कि जियो रिप्रेजेंट्स जमीन, जियो मीन अर्थ, वो सब जानते हैं। स्टेशनरी का मतलब है रेस्ट, रेस्ट नहीं, सही मतलब इधर स्टेशनरी का मतलब है नो चेंज इन पोजीशन, जब पोजीशन में कोई चेंज ना आ रहा हो, नो चेंज इन पोजीशन। और सैटेलाइट सैटेलाइट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट स्टेटमेंट अबाउट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, व्हाट इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट? तो मैं आपके लिए लिखता हूं द सैटेलाइट
द सैटेलाइट हैविंग नो चेंज in position with respect to earth. The satellite having no change in position with respect to earth. वो सैटेलाइट जिसका जमीन के लिहाज से पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता डियर स्टूडेंट, उस सैटेलाइट को बोलते हैं जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। अब मतलब क्या है इसका, तो मतलब ये है, ये कंटेंट मिटा देता हूं, इसने काफी जगह मेरी खराब की हुई है। तो फर्ज करें ये है जनाब हम सब की प्यारी जमीन, प्यारी प्यारी दुनिया, और इस दुनिया का ये जो है हमारा वो मुल्क जिससे शायद हम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, शायद अल्लाह ही मालिक हो इस मुल्क का। तो ये हमारा मुल्क पाकिस्तान, ये जमीन, ओके। और हम जानते हैं कि जमीन अपने सेंटर के गिर्द घूमती है, कौन नहीं जानता। जमीन तो रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है। फर्ज कीजिएगा ये एक ऑर्बिट है, इट इज एन ऑर्बिट डियर स्टूडेंट्स। और फर्ज करते हैं कि ख्वाब में पाकिस्तान ने अचानक एक सैटेलाइट जो है लॉन्च किया, अपना प्योर सैटेलाइट लॉन्च किया पाकिस्तान ने। ख्वाब देखते रहा करें, अच्छे होते हैं। सो पाकिस्तान ने ये सैटेलाइट लॉन्च किया डियर स्टूडेंट्स, और ये सैटेलाइट ऐसा है कि जमीन के रिवॉल्यूशन में जब हमारा प्यारा देश पाकिस्तान इधर आता है तो सैटेलाइट भी उस वक्त यहां आ चुका होता है, ओके। फिर जनाब ये सैटेलाइट पाकिस्तान हमारा इधर आ जाता है और सैटेलाइट भी उतने टाइम में इधर आ जाता है, सैटेलाइट भी उतने टाइम में इधर आ चुका होता है। फिर ये मुल्क जो है ये इधर आ जाता है, और माय डियर स्टूडेंट उतने ही टाइम में सैटेलाइट मोहतरम भी इधर आ जाता है, ठीक है। और इधर इसने अपना एक चक्कर पूरा किया और इधर सैटेलाइट ने अपना एक चक्कर पूरा किया। तो ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, ये सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में घूम रहा है और क्या कर रहा है, सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट डियर स्टूडेंट्स विद सर्टेन स्पीड v, लेकिन जमीन भी तो घूम रही है। अगर ये एक ऐसा सैटेलाइट है जो जमीन के साथ साथ घूम रही है, ना ये जमीन से आगे निकल रही है ना ये जमीन से पीछे रह रही है, वो सैटेलाइट जो जमीन से ना आगे जाए ना जमीन से पीछे रह जाए, बल्कि जमीन के साथ साथ ये सैटेलाइट ये जमीन, और देखो इस हाथ के ऊपर ये लॉन्च हुआ। कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं, ऐसे जैसे साइड से शायद आपको नजर आए, शायद आपको नजर आ जाए, 10 लोगों का ना ऐसा कर लेते हैं। सैटेलाइट ऊपर, ये मेरा हाथ, ये जमीन जिस मुल्क ने इसको लॉन्च की, ये सैटेलाइट। ऐसा भी हो, ये भी जमीन नीचे घूम रही है, सैटेलाइट भी घूम रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जमीन थोड़ी आगे जाए, सैटेलाइट ज्यादा आगे जाए, तो ये लीडिंग सैटेलाइट है, समझ गए हो ना। फिर अगर सैटेलाइट ऊपर है और जमीन नीचे है वो तो डेफिनेटली होगी, लेकिन मोशन स्टार्ट तो जमीन आगे निकल गई, सैटेलाइट पीछे रह गया, तो ये लैगिंग सैटेलाइट है। लेकिन आप देखिए अगर सैटेलाइट जमीन के साथ साथ घूम रही है, दबा सकता हूं, तो ये ऐसे होगा। अगर ये जमीन के साथ साथ घूम रही है तो ये सैटेलाइट ना लीडिंग है ना लैगिंग है, इट इज द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, जो जिस जगह से लॉन्च हुआ वो उस जगह को ना छोड़े और उसके साथ साथ घूमे। अच्छा, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट मीन वो सैटेलाइट जो जमीन के साथ साथ घूमता है। दूसरा, ये कब हो सकता है, कंडीशन, बहुत प्यारा कंडीशन है इसका, तो कब होगा, ऐसा ऐसा कब होगा, हाँ जनाब ऐसा कब होगा, तो ऐसा तब होगा, बहुत आसान लॉजिक। आप जानते हैं कि जमीन अपना एक चक्कर पूरा करती है तो टाइम पीरियड कितना होता है, 24 आवर, एक चक्कर का टाइम 24 आवर। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर इस सैटेलाइट ने जमीन के इस पोर्शन के ऊपर ही रहना है तो ये पोर्शन एक चक्कर 24 आवर में पूरा करती है, तो इसको भी अपना एक चक्कर 24 आवर में पूरा करना पड़ेगा। इसका टाइम पीरियड भी कितना होगा, इसका टाइम पीरियड भी 24 आवर ही होना चाहिए। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इसका टाइम पीरियड 24 आवर से ज्यादा हो तो इसका मतलब है ये स्लो घूम रहा है, और स्लो घूमने का मतलब है कि ये जमीन से पीछे रह जाएगा, लेगिंग सैटेलाइट होगा। अगर इसका टाइम पीरियड 24 आवर से कम है, टाइम कम है, तो ये फास्ट घूम रहा है, और फास्ट घूमने का मतलब है कि ये जमीन से आगे निकल जाएगा, लीडिंग सैटेलाइट होगा। लेकिन अगर ये एग्जैक्ट 24 आवर में अपना एक चक्कर पूरा करता है तो
तो ये जमीन के साथ साथ घूम रहा है, ना फास्ट है ना स्लो है, जिसकी वजह से ये जमीन के साथ साथ रहेगा। ओके, तो द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू शेयर अबाउट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज, वो क्या है कि द सैटेलाइट हैविंग टाइम पीरियड इज इक्वल टू 24 आवर्स। जिस सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 आवर हो, उस सैटेलाइट को बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के डेफिनेशन तो हो गए, नेक्स्ट मैं आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में नेक्स्ट क्या बताने वाला हूं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, आप इस पॉइंट को प्लीज गौर से दोबारा सुनिएगा, तीसरी बार सुनिएगा और इसको समझे जहां मैं जस्टिफाई करूंगा। सैटेलाइट जो जियो स्टेशनरी होता है वो हर ऑर्बिट में नहीं होता, हर ऑर्बिट का सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं होता। मैं रीजन बताऊंगा। यानी अगर इस ऑर्बिट में सैटेलाइट जमीन के साथ साथ घूमता है तो इसके नीचे वाले ऑर्बिट में सैटेलाइट जियो स्टेशनरी नहीं होगा। किसी भी ऑर्बिट, इसके नीचे जो भी ऑर्बिट लोगे, किसी भी ऑर्बिट में सैटेलाइट जियो स्टेशनरी नहीं होगा। हत्ता कि इसके ऊपर भी ऑर्बिट लोगे तो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी नहीं होगा। एक मखसूस ऑर्बिट है जिसमें सैटेलाइट जियो स्टेशनरी रहेगा। अगर उस ऑर्बिट से नीचे आओगे तो ये याद रखिए लीडिंग सैटेलाइट होगा, ये जमीन से आगे निकल जाएगा। और अगर उस ऑर्बिट से ऊपर जाओगे तो ये स्लो हो जाएगा सैटेलाइट, और स्लो होने की वजह से ये लेगिंग सैटेलाइट बनेगा। आसान बात करूं तो लिखना चाहता हूं कि हर ऑर्बिट में सैटेलाइट जियो स्टेशनरी, हर ऑर्बिट में सैटेलाइट जियो स्टेशनरी नहीं होता, हर ऑर्बिट में सैटेलाइट जियो स्टेशनरी नहीं होता। यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए क्या होना चाहिए, देयर इज अ स्पेसिफिक ऑर्बिट, और उस ऑर्बिट को बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। उसके रेडियस को बोलते हैं जियो स्टेशनरी रेडियस, और उसी की वैल्यू या फार्मूला हम अभी मालूम करने वाले हैं थोड़ी देर में, 2-3 मिनट में। अच्छा, आप पूछ सकते हैं, आप सोच सकते हैं, आपको हक हासिल है, आपको कौन रोक सकता है कि सर ऐसा क्यों है? तो बहुत सिंपल लॉजिक है। आप जानते हैं कि जमीन के साथ साथ घूमने के लिए ये स्पीड एक खास वैल्यू रखता है, एक खास वैल्यू होगी स्पीड की, जिसकी वजह से ना ये जमीन से आगे निकलेगा ना पीछे रह जाएगा। डेफिनेटली अगर मैं ऑर्बिट का रेडियस कम करूं तो ये स्पीड बिगड़ जाता है, और अगर ऑर्बिट का रेडियस ज्यादा करूं तो भी स्पीड बिगड़ जाता है, क्योंकि इससे पहले डिस्कशंस में हमने पढ़ा कि सैटेलाइट का जो स्पीड है वो ऑर्बिट के रेडियस पे डिपेंड करता है, और अगर ऑर्बिट का रेडियस कम ज्यादा करें तो स्पीड कम ज्यादा होता है, इनवर्सली चेंज होता है। तो सैटेलाइट जमीन के साथ साथ रहे, इसके लिए एक पार्टिकुलर स्पीड चाहिए। अगर सैटेलाइट उस पार्टिकुलर स्पीड से स्पीड बढ़ाएगा तो वो जमीन से पहले निकल जाएगा, और अगर सैटेलाइट उस पार्टिकुलर स्पीड से स्पीड कम करेगा जमीन के पीछे रह जाएगा। और जमीन के साथ साथ रहने के लिए उसी स्पीड का बरकरार रखना जरूरी है, और वो स्पीड तो रेडियस पे डिपेंड करता है। तो स्पीड मखसूस रखने के लिए रेडियस भी मखसूस है, इसीलिए हर ऑर्बिट में सैटेलाइट जियो स्टेशनरी नहीं होता। अब जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट जियो स्टेशनरी होता है माय डियर इंडियन स्टूडेंट्स, वो ऑर्बिट का रेडियस क्या है? सो मैंने आपसे कहा कि इस ऑर्बिट में सैटेलाइट जियोस्टेशनरी है, एंड लेट मी कॉल दैट इट इज द रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। और इस ऑर्बिट के रेडियस को अभी मैं आपके सामने मालूम करने वाला हूं। एज वी नो दैट, मैं रेडियस मालूम कर रहा हूं। द टारगेट ऑफ दिस कैलकुलेशन इज रेडियस, जियोस्टेशनरी रेडियस, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस। As we know that orbital speed is equal to under root gm divided by r, but आप जानते हैं कि कोई भी स्पीड हो that is distance divided by time, it is equal to under root gm divided by r। अगर फर्ज करो मैं ऊपर डिस्टेंस की जगह ले लूं माय डियर स्टूडेंट्स एक चक्कर, सैटेलाइट ने एक चक्कर पूरा किया फर्ज करो, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब एक चक्कर की बात होती है तो ये आम टाइम नहीं रहता, ये क्या बन जाता है, ये टाइम पीरियड बन जाता है। जब भी कैलकुलेशन में एक चक्कर इन्वॉल्व करोगे तब टाइम पीरियड होगा, आम टाइम नहीं होगा। बाकी राइट साइड पे जी मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट,
एक चक्कर हमेशा होता है 2πr, दुनिया जानती है। वन रोटेशन सरकमफ्रेंस एंड सर्कमफ्रेंस इज 2πr और टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल T। इट इज इक्वल टू रूट gm डिवाइड बाय r। अब माय डियर स्टूडेंट्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ हैंड साइड्स, जब आप दोनों अतराफ का स्क्वायर शरीफ लोगे तो ये हो जाएगा 4π स्क्वायर और r स्क्वायर डिवाइड बाय टाइम पीरियड स्क्वायर इज इक्वल टू रूट और ये कैंसिल, तो ये बन जाएगा gm डिवाइड बाय r। ऐसा कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई से आपके नाम कुछ क्या आएगा, ये r इधर आकर मल्टीप्लाई होकर 4π स्क्वायर r क्यूब बना देगा। ये टाइम पीरियड का स्क्वायर इस तरफ आएगा और gm टाइम पीरियड स्क्वायर का इक्वेशन आपको मिलेगा। r बेचारे को अकेला छोड़ दें, यही इसके मुकद्दर में लिखा है, तो r क्यूब इज इक्वल टू gm t स्क्वायर डिवाइड बाय 4π स्क्वायर। ये क्यूब खत्म करने के लिए क्यूब रूट ले लें, जब दोनों अतराफ का आप लेंगे क्यूब रूट माय डियर स्टूडेंट्स, सो यू विल गेट r क्यूब और 1/3 इज इक्वल टू gm t स्क्वायर डिवाइड बाय 4π स्क्वायर और 1/3 इसका क्यूब रूट होगा। ये 3 और 3 ठिकाने लग गए, तो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस का फार्मूला हमारे हाथ लगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ या जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, इसके ऊपर स्क्वायर 4π स्क्वायर और एज अ होल 1/3, एज अ होल होगा 1/3 माय डियर स्टूडेंट्स। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें, मैं वैल्यू हरगिज नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे जहन में शक हो रहा है कि वैल्यू क्या है, गलत लिखना नहीं चाहता। g की वैल्यू 6.67 10⁻11, मास ऑफ अर्थ 6.018 10⁻24, ये 24r है, लेकिन r में पुट नहीं सेकंड में करोगे, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 3600 इससे जो आता है और 4π आप जानते हैं। मुझे शक है 4.3 इंटू 10⁻7 किलोमीटर है या मीटर है, कुछ इस तरह है। देखो मैं इस वैल्यू पर आपके सामने एक लाइन लगा रहा हूं, क्वेश्चन मार्क में, इस तरह की जानी पहचानी वैल्यू है। अभी मैं कैलकुलेटर में आपके लिए मालूम करूं, आप बच्चे हो पर इतने भी नहीं हो, यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, वैल्यू मेमोराइज करें। मैं गलत मैंने ये लिखा, शक की बुनियाद पर आप प्लीज वेरीफाई जरूर करें। नेक्स्ट जो है ये है जनाब जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, वो ये है, स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं ये आमतौर पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट एज वेल, क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया के दरमियान कम्युनिकेशन का निजाम संभाला हुआ है। थ्रू द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को 3 जियोस्टेशनरी सैटेलाइट या कम्युनिकेशन सैटेलाइट ने कवर किया है, और इन तीनों सैटेलाइट्स के दरमियान 120 डिग्री का एंगल है, यानी फर्ज कीजिएगा ये आपकी पूरी दुनिया है, ओके। और यहां ये है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, ये वो ऑर्बिट है जिसका भी हमने रेडियस मालूम किया, फर्ज कर लेते हैं। और इसमें 3 सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं, 3 सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं, ये हैं। और ये सैटेलाइट जो है आपस में 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री इधर, 120 डिग्री इधर, 120 डिग्री इधर। ये क्या करते हैं, ये सैटेलाइट अपने सामने वाले ममालिक से राब्ते में होता है, और ये इधर से डेटा रिकॉर्ड करता है, इसको सेंड करता है, ये अपने सामने वाले ममालिक के साथ शेयर करता है, इसके साथ भी शेयरिंग होती है, ये अपने सामने वाले ममालिक के साथ डील करता है। और देखिएगा इस तरह इन सैटेलाइट्स के दरमियान भी कवरेज होती है इनमें, और ये तीनों सैटेलाइट पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट किए हुए हैं। दे आर कॉल्ड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सैटेलाइट। 3 सैटेलाइट्स क्यों है, क्योंकि 3 से कवरेज मुकम्मल हो गई है, तो हमें 4 सैटेलाइट की जरूरत नहीं पड़ रही। 2 क्यों नहीं है, क्योंकि 2 से कवरेज नहीं होती। कहां कहां लॉन्च हुए हैं, तो एक सैटेलाइट इंडियन ओशन के ऊपर है, एक सैटेलाइट पैसिफिक ओशन के ऊपर है, और एक अटलांटिक ओशन के ऊपर है। हालांकि ये मैक्सिमम कवरेज की खातिर ऐसे हुए हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो जियोस्टेशनरी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारे स्टूडेंट्स जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के बाद अब मैं आपको डिस्कस करके देता हूं द नेक्स्ट पार्ट इज वेटलेसनेस इन सैटेलाइट।
वेटलेसनेस, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। वेटलेसनेस इन सैटेलाइट का मतलब क्या है? तो जनाब मैं आपको इसका थ्योरेटिकल या फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब और कंसेप्चुअल मतलब दोनों बताता हूं और रीजन भी बताता हूं, डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट। वेटलेसनेस सैटेलाइट का सादा सादा मतलब, कंसेप्चुअल मतलब ये है कि सैटेलाइट में किसी भी ऑब्जेक्ट पर उसके वेट का असर नहीं होता। सैटेलाइट में जनाब, सैटेलाइट में किसी भी ऑब्जेक्ट पर उसके वेट का असर नहीं होता। ये इसका बेसिक मतलब है, समझ गए हैं? ये इसका बेसिक मतलब है स्टूडेंट। और नेक्स्ट जो है मैं बात कर रहा हूं कि सैटेलाइट में किसी भी ऑब्जेक्ट पर उसके वेट का असर नहीं होता। सेकंड ये है कि सैटेलाइट में रियल वेट जो है ऑब्जेक्ट का वो नॉन जीरो होता है, यानी रियल वेट होता है बट एपरेंट वेट जो है, इफेक्टिव वेट जो है, महसूस होने वाला वेट जो है, वो वेट एपरेंट वेट जीरो होता है। तो ये फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेटलेसनेस का डेफिनेशन है। वेटलेसनेस मींस व्हेन रियल वेट इज नॉन जीरो एंड एपरेंट वेट इज जीरो, इट इज कॉल्ड वेटलेसनेस। पहले मतलब फिर रीजन की तरफ आऊंगा, 2 मिनट लगेंगे। फर्ज कीजिएगा ये आपकी मेरी सबकी दुनिया जमीन है और माय डियर स्टूडेंट्स ये है ऑर्बिट, एक ऑर्बिट। पहली बार मैं सैटेलाइट बड़ा बना रहा हूं क्योंकि मुझे सैटेलाइट के अंदर डिस्कशन करनी है, हालांकि ऐसा होता नहीं है बट आप समझदार हैं, देख की थियरी है, हम कुछ भी कंसीडर कर लेते हैं अपने मकसद के लिए। प्रैक्टिकली सैटेलाइट अर्थ से काफी छोटा होता है। सैटेलाइट के ऊपर इसका रियल वेट एक्ट करता है। रियल वेट जो है वो एक्ट कर रहा है। रियल वेट इज नॉट जीरो, ये जीरो नहीं है। सैटेलाइट में मौजूद हर ऑब्जेक्ट का रियल वेट जमीन की तरफ होता है, लेकिन इस वेट का उन पर असर नहीं होता। और जो एस्ट्रोनॉट है या जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सब ऑब्जेक्ट्स या वो सब बंदे स्पेस स्टेशन में वो इधर उधर रेंडम मोशन करते हैं और एयर मॉलिक्यूल्स की तरह या बैलून्स की तरह वो मोशन में होते हैं और इधर उधर उड़ते फिरते हैं। अब ये फैक्ट इज कॉल्ड वेटलेसनेस, यानी रियल वेट है बट इस रियल वेट का इन पर कोई असर नहीं हो रहा, इन पर इफेक्ट नहीं है, तो apparent weight जीरो है। दिस फैक्ट इज कॉल्ड व्हेन रियल वेट इज नॉन जीरो एंड apparent weight इज जीरो इज कॉल्ड वेटलेसनेस। और वेटलेसनेस का बेसिक मतलब यह है कि इस रियल वेट का इन पर कोई असर नहीं हो रहा और असर ना होने की वजह से ये इधर उधर घूम फिर रहे हैं, उड़ रहे हैं। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, अब रीजन क्या है? व्हाट्स द रीजन? बुक में आपके रीजन नहीं है। रीजन इसका बेसिक जान छुड़ाने वाला रीजन कहूं, यही कह देता हूं, क्योंकि जो बात बताई भी ना जाए बस एग्जांपल से बता दो, बात खत्म कर दो। आपके बुक में भी शायद लिखा है, बुक्स में भी लिखा है कि सैटेलाइट इज लाइक फ्री फॉल। सैटेलाइट क्या है? ये फ्री फॉल है, ये फ्री फॉल की तरह है और फ्री फॉल में रियल वेट नॉन जीरो और एपरेंट वेट जीरो होता है। भाई ये तो आपने एग्जांपल से तशबीह दी, मुझे पता नहीं चला ऐसा क्यों होता है। तो क्यों होता है? आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन इट माय डियर स्टूडेंट। द एक्सप्लेनेशन इज कि रियल वेट जो है ये एक फोर्स है। क्या है? फोर्स है। और फोर्स रास्ते में इस्तेमाल हो जाए तो उसका टारगेट पर इफेक्ट जीरो हो जाता है। फोर्स रास्ते में इस्तेमाल हो जाए तो उसका टारगेट में इफेक्ट जीरो हो जाता है। ये सेंटेंस आप रिवाइंड करें, वापस करें थोड़ा और सुन लीजिए दोबारा, फिर कह देता हूं कि फोर्स अगर रास्ते में यूज हो जाए तो टारगेट पर उसका असर नहीं होता, उसका इफेक्ट जीरो हो जाता है। कैसे? तो लेट मी डिमॉन्स्ट्रेशन कहा गया है। ये एक बॉडी है, ये सारे मार्कर मिलकर एक बॉडी है, इनकार कौन कर सकता है? ये मेरा हाथ एक मुक्का है और मुक्का लगा देता हूं, उसको देखिएगा, इसके पोजीशन में चेंज को देखें और मुक्के का फोर्स देखें। मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं, देखिएगा मैंने फोर्स लगाया, लोकेशन पोजीशन इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ? इन पर असर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि फोर्स रास्ते में यूज नहीं हुआ, इन पर लग गया। अब दूसरा केस देखो, ये मार्कर अब भी उसी पोजीशन पर है
और मैं इस पर मुक्का दे रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। जैसे ही मैं फोर्स लगाने लगा, उसी दौरान कोई बाहर का बंदा आया और उसने सख्ती से मेरा हाथ रोका। मैं फोर्स लगा रहा हूं, वो मेरा हाथ रोक रहा है। तो क्या मैं फोर्स लगा रहा हूं? यस। आप नहीं कह सकते कि आप फोर्स नहीं लगा रहे। भाई मैं फोर्स लगा रहा हूं। मेरा लगाने वाला फोर्स रियल वेट है जो लग रहा है, मैं लगा रहा हूं। लेकिन इन पर असर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मेरा वही लगाने वाला फोर्स रास्ते में किसी अपोजिशन में, किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गया और उस थर्ड पार्टी में वो खर्च हो रहा है। तो इस टारगेट पर उसका असर क्या हो गया? खत्म हो गया, जीरो हो गया। यही वजह है कि ये जो वेट है, जमीन का ये अट्रैक्शन है जो इन सबको और सैटेलाइट को खींच रहा था, इन वेट का इस पर असर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये सैटेलाइट एक टेंजेंशियल मोशन में है। स्टार्ट ऑफ द टॉपिक में उम्मीद है आप समझ गए थे कि रॉकेट ने इसको मोशन में रिलीज किया था और ये टेंजेंशियल मोशन इसे दूर इस कायनात में घुमाने, सैर कराने ले जाना चाहता है। ऐसी सैर के जहां से पलटना मुमकिन ही ना हो, ख्वाब में भी मुमकिन ना हो। तो ये टेंजेंशियल मोशन इसको दूर ले जाना चाहता है और ये वेट उस टेंजेंशियल मोशन की इस ख्वाहिश से इनको बचाने की खातिर मुसलसल इस सैटेलाइट का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो इसको रिवॉल्यूशन देने के लिए टेंजेंशियल मोशन की शर से बचाने के दौरान ये वेट मुसलसल क्या हो रहा है? ये वेट मुसलसल यूज हो रहा है। और जैसे जैसे ये वेट यूज हो रहा है, रास्ते में एक थर्ड पार्टी और एक थर्ड कॉन्सेप्ट में ये खर्च हो रहा है, तो इसका टारगेट पर इंपैक्ट जीरो हो जाता है। और यही वजह है कि इन विचारों पर, इन स्टफ और ऑब्जेक्ट्स पर इनके वेट का कोई असर नहीं होता, क्योंकि इनका वेट इनको घुमाने में और इनको टेंजेंशियल मोशन के शर से बचाने में खर्च हो जाता है। तो इन पर इसका इफेक्ट क्या होता है? जीरो होता है। उम्मीद है आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। द फैक्ट इज कॉल्ड वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। अब जो है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है हमारे स्टूडेंट्स कि जब ये सैटेलाइट जमीन से हजारों तो मुश्किल है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर सैटेलाइट जमीन के गिर्द रिवॉल्व करता है और बेचारे वहां पर वेटलेसनेस में भी है। वेटलेसनेस में है तो वो अपनी ड्यूटीज कैसे परफॉर्म करेंगे? मुमकिन ही नहीं है। मैं इतने आराम से आपको बातें सुना रहा हूं तकरीबन पिछले 1 घंटे से, शायद आपको बोर कर रहा हूं। तो क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ग्रेविटी या वेट मुझे जमीन पर स्टेबिलिटी दे रहा है, मुझे सरफेस के साथ टच कर रहा है, जिससे मैं स्टेबल हूं। और स्टेबल सिचुएशन में मैं अपने सारे काम आराम से कर रहा हूं और आपको बोर भी कर सकता हूं, इससे ज्यादा भी कर सकता हूं। लेकिन जब ये इधर उड़ फिर रहे हैं तो ये अपना कोई भी ड्यूटी परफॉर्म कैसे कर सकते हैं? इनको स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए इन एस्ट्रोनॉट्स को और ऑब्जेक्ट्स को सैटेलाइट के किनारों के साथ टच होना लाजमी है। सोचे हम क्या ऐसा करें कि ये टच रहे। इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं? इस सैटेलाइट को अपने ही सेंटर के गिर्द घुमा देते हैं। जब हम सैटेलाइट को अपने सेंटर के गिर्द घुमाते हैं, यानी सैटेलाइट को रोटेट करते हैं, तो इस रोटेशन में क्या होता है? आप घर में बैठ कर एक्सपेरिमेंट करें। एक बर्तन ले लें, बड़ा सा बर्तन ले लें, उस बर्तन में दरमियान में बिखरे हुए पत्थर, छोटे छोटे बॉडीज रखें। वो बिखरे होंगे, कोई करीब कोई दूर। फिर उस बर्तन को पकड़कर घुमा दें। अगर वो घूमेगा, आप देखेंगे कि सारी बॉडीज धीरे धीरे बाउंड्री की तरफ जाएंगी और साइड्स के साथ टच होंगी। जब तक वो बर्तन घूमता रहेगा, वो किनारों के साथ टच रहेंगे। तो जब हम इस सैटेलाइट को रोटेट करते हैं, तो एस्ट्रोनॉट हो या ऑब्जेक्ट्स हो, वो सब अपनी अपनी जगह पर जाकर दीवार ऑफ सैटेलाइट के साथ, सरफेस ऑफ सैटेलाइट के साथ टच होकर स्टेबिलिटी पा लेते हैं। और जब तक ये सैटेलाइट घूमता रहेगा, तब तक ये सब ग्रेविटी की तरह, जिस तरह ग्रेविटी हमें सरफेस के साथ पेस्ट करता है, इस तरह इस सैटेलाइट का रोटेशन जो है, जब तक ये सैटेलाइट अपने सेंटर के गिर्द रोटेट करेगा, जमीन के गिर्द तो रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन अपने सेंटर के गिर्द रोटेशन भी इनको स्टेबिलिटी फराहम करेगा। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ग्रेविटी।
इसे आर्टिफिशियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम दे रहे हैं, और ग्रेविटी इसलिए कह रहे हैं कि ग्रेविटी तो नहीं है लेकिन ग्रेविटी का काम कर रहा है, ग्रेविटी हमें सरफेसेस पर स्टेबिलिटी दे रहा है और हमारा ये काम सैटेलाइट में लोगों को और बॉडीज को स्टेबिलिटी देता है। सो इट एक्ट्स लाइक ग्रेविटी। हमारा एक ऐसा स्टेप उठाया हमने जिससे ग्रेविटी की तरह एक इफेक्ट हमें मिल रहा है। सो देयरफॉर द फैक्ट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अब आर्टिफिशियल ग्रेविटी में तीन सिचुएशन हैं। देयर आर 3 सिचुएशंस इन आर्टिफिशियल ग्रेविटी। एक होती है नॉर्मल। नॉर्मल ग्रेविटी मींस कि आप इस सैटेलाइट को इस तरह घुमाओगे कि इन एस्ट्रोनॉट्स को फील ही नहीं होगा कि वो जमीन से 100 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर सैटेलाइट में है। उनको ऐसे लगेगा जैसे वो जमीन पर किसी कमरे में है। ये नॉर्मल ग्रेविटी होगी। और हायर ग्रेविटी या हाई ग्रेविटी मीन कि आप इसको इस तरह रोटेट करो, स्पीड से रोटेट करो कि माय डियर स्टूडेंट्स सैटेलाइट जो के अंदर एस्ट्रोनॉट को अपना आप काफी भारी लगे और वो समझे कि शायद हम जमीन नहीं किसी बहुत बड़े प्लेनेट के सरफेस पर हैं जिसमें बहुत ज्यादा ग्रेविटी है और उन्हें अपना आप काफी हेवी लगेगा। और हम इस सैटेलाइट को ऐसे स्पीड से रोटेट कर सकते हैं कि बहुत लो ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट्स को मिले, यानी आर्टिफिशियल ग्रेविटी में लो ग्रेविटी मिले। ये तीनों केसेस कौन कंट्रोल करता है? सैटेलाइट में मौजूद ये स्पीड है। सैटेलाइट के मौजूद जो हम रोटेशन के दौरान सैटेलाइट को स्पीड देते हैं वो कंट्रोल करता है। कैसे? तो याद रखिए v का फार्मूला है अंडर रूट r AC और r। इस फार्मूले में ये स्पीड ऑफ रोटेशन है। कीप इन योर माइंड इट इज द स्पीड ऑफ रोटेशन जिससे आप सैटेलाइट रोटेट कर रहे हो, और ये सैटेलाइट का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। जाहिर है जब आप रोटेट करोगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो दोगे, और ये कैपिटल R रेडियस ऑफ सैटेलाइट है। ये माय डियर स्टूडेंट्स ये रेडियस ऑफ सैटेलाइट है, सैटेलाइट का रेडियस है। ठीक है, सैटेलाइट का रेडियस ये, यानी सैटेलाइट का रेडियस, भाई ऑर्बिट का रेडियस नहीं, ऑर्बिट का रेडियस स्मॉल r है, ये सैटेलाइट का रेडियस है। अच्छा, इससे कैसे पता चलेगा? बहुत आसान। इस फार्मूले में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देख रहे हो, अगर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन g के बराबर हो तो याद रखना अगर आप इसे इधर g की वैल्यू पुट करो तो जो स्पीड बनेगा अगर उस स्पीड से रोटेट करोगे तो नॉर्मल ग्रेविटी महसूस करेंगे और वो लोग समझेंगे कि हम जमीन पर हैं। हाई ग्रेविटी के लिए ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ये g से ज्यादा पुट करो। जब g से ज्यादा पुट करोगे तो उस स्पीड से घुमाओगे तो उनको अपना आप जमीन के वेट से ज्यादा महसूस होगा, हेवी महसूस होगा। और लो ग्रेविटी के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन g से कम प्रोवाइड करो। तो जब आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप g से कम रखोगे तो ऐसा स्पीड बनेगा, ऐसे स्पीड से रोटेट होगा कि उससे लो ग्रेविटी पैदा होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, सैटेलाइट के मेजॉरिटी फैक्टर्स खत्म। एप्लीकेशंस में सिर्फ बोल देता हूं क्योंकि डिस्कशन आपके कोर्सेज में नहीं है, सो दैट्स व्हाई बहुत लेंथी वीडियो भी हो जाएगी और वैसे ही अबस आपके साथ मुंसलिक नहीं है, सो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन, द लास्ट वर्जन ऑफ सैटेलाइट एप्लीकेशंस। मेरे ख्याल में आजकल का जो दौर है उसमें सैटेलाइट के बगैर रहना मुमकिन ही नहीं है। भाई हमारा मोबाइल सैटेलाइट पे काम करता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, एंटरटेनमेंट सैटेलाइट है, यानी सैटेलाइट के एप्लीकेशन में काफी ज्यादा है। सबसे टॉप नंबर पे कम्युनिकेशन आता है। राबिते में हर बंदा एक दूसरे से राबिते में, पूरी दुनिया जो है कनेक्ट हो गई है कम्युनिकेशन के थ्रू, वो सैटेलाइट से होता है। एंटरटेनमेंट जो है जनाब, इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था और हम इसको इधर पाकिस्तान में देख रहे थे और पूरी दुनिया उसको एंजॉय कर रही थी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यही एंटरटेनमेंट है। हम टर्की के ड्रामे पाकिस्तान में देखते हैं और जनाब हम ऑस्ट्रेलिया में होने वाले मैच को लाइव देख सकते हैं, यही एंटरटेनमेंट है। और मूवीज और ये सारे चैनल्स, केबल वगैरह, डिश, ये सब एंटरटेनमेंट फैक्टर सैटेलाइट का काम करते हैं। रिसर्च, भाई रिसर्च सैटेलाइट भी है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट जो जीपीएस सिस्टम है ये भी सैटेलाइट पे काम करता है। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट रेडार, या इसके अलावा जो है स्पेस ट्रेवल जो है इसमें भी सैटेलाइट काफी हेल्प करते हैं। और इसके अलावा है डियर स्टूडेंट्स वायरलेस नेटवर्क्स। ये जितने भी सिचुएशन है
ऑल ऑफ दीज, जैसे कि इंटरनेट, फेसबुक, ये सारे कम्युनिकेशन में भी आते हैं, बट अ लिटिल बिट डिफरेंस इज आल्सो देयर। सो दैट्स व्हाई सैटेलाइट जो है प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अहम रोल प्ले करता है, और अब हम सैटेलाइट के बगैर जीना सोच भी नहीं कर सकते और गवारा भी नहीं करते। एनी हाउ, एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूं, आखिरी क्वेश्चन, आखिरी बात, तो ये देखते जाइएगा। क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 4 है शायद सैटेलाइट के लिए। अगर मैं कहूं कि इफ द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज v, then the speed of revolution of geostationary satellite is, सारे मैं अपने क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करता हूं, बुक्स में अवेलेबल क्वेश्चन तो आप अक्सर देखते हैं। इफ द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज v, then the speed of revolution of geostationary satellite is option A also v, option B greater than v, और ऑप्शन C लेस देन v, और ऑप्शन D नन ऑफ दीज। नॉन शामिल कर लिया, ऑल शामिल करें, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन का मतलब है कि ये जमीन है, अर्थ कैपिटल M, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ठीक है। अगर जमीन के रिवॉल्यूशन या रोटेशन का जो स्पीड है, इफ द स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन या रोटेशन ऑफ अर्थ इज v, सो इसके जो स्टेशनरी सैटेलाइट के रिवॉल्यूशन का जो स्पीड है, ये क्या होना चाहिए? व्हाट विल बी द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट? 99% स्टूडेंट्स या लोग इसका आंसर करेंगे कि v होगा, क्योंकि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट में उन्होंने ये सुना है कि ये जमीन के साथ साथ घूमता है, और साथ साथ घूमने से उनका मुराद ये है कि जितनी स्पीड से जमीन घूमती है उतने ही स्पीड से जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट भी घूमता है। नहीं माय डियर स्टूडेंट, कॉमन सेंस यूज करें। जमीन का ये पोर्शन, ये लोकेशन देखें, अब गौर से देखिए, ये भी टाइम पीरियड 24 आवर लेता है, और ये जो स्टेशन सैटेलाइट भी टाइम पीरियड 24 आवर लेता है माय डियर स्टूडेंट, ऐसा ही है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। अब फैसला आप करें, जमीन में 24 घंटों में 24 आवर में ये छोटा फासला कवर करना है, इसका डिस्टेंस कम है, इसका सरकमफ्रेंस कम है, लेकिन जो स्टेशनरी सैटेलाइट ने उसी 24 आवर में बड़ा रास्ता कवर करना है और इसका फासला ज्यादा है। तो आप खुद फैसला करें कि अगर फर्ज करो आप और एक और बंदा एक साथ खड़े हो, और मैं आपसे कहूं कि दोनों ने सेम टाइम के लिए रन करना है, दोनों ने 2 मिनट के लिए दौड़ना है, लेकिन एक ने 2 मिनट में छोटा रास्ता कवर करना है और एक ने 2 मिनट में बड़ा रास्ता कवर करना है, तो क्या जब दोनों सेम स्पीड रखेंगे तो ये मुमकिन है? नहीं। जिसने 2 मिनट में बड़ा रास्ता कवर करना है उसको तेज भागना होगा, और जिसने 2 मिनट में छोटा रास्ता कवर करना है उसको स्लो भागना होगा। अब आप समझ गए हैं कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट ने 24 घंटों में बड़े ऑर्बिट से घूम कर आना है, और जमीन ने 24 घंटों में छोटे ऑर्बिट से घूम कर आना है, इसीलिए जमीन का ये स्पीड कम होता है और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का ये स्पीड जमीन के स्पीड से क्या होता है? ज्यादा होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ग्रेटर देन 1। वी गलत है। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट और अर्थ का टाइम पीरियड सेम होता है, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, और इनका स्पीड सेम नहीं होता, इनका मोमेंटम सेम नहीं होता, इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। सैटेलाइट कंप्लीट हो गया, आपको मुबारक हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर करूंगा जो क्लास में स्टूडेंट से मिस हो गए, उन चैप्टर्स को अपलोड करूंगा, और इसी तरह बल्कि इससे ज्यादा इंशाल्लाह डिटेल के साथ मेरे साथ रहिएगा। ज्वाइन मी इफ यू वांट टू एक्सप्लोर फिजिक्स, आई विल बी देयर फॉर यू। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।